गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे कि जेनेटिक्स के लेक्चर 1 और 2 में अपलोड कर चुका हूं, तो लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम क्या करेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को पूरा करने की कोशिश करेंगे, यानी कि डाईहाइब्रिड क्रॉस का इसमें जिक्र नहीं करेंगे। जो मैंने मेंडल के 3 लॉ बताए थे लेक्चर नंबर 2 के अंदर, उसमें से हम जो पहले 2 लॉ हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उन दोनों को डिफाइन करेंगे। साथ में जो लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक एक्सेप्शन है, दैट इज लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, उसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद को डोमिनेंस, ये सब क्लियर करने वाले आज। एक बार मैं टॉपिक बता देता हूँ दोबारा, फिर क्या क्या हम डिस्कस करेंगे आज। लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड इज एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। नंबर 3 हम करेंगे यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नंबर 4 हम यहाँ पे करेंगे दैट इज को डोमिनेंस। तो ये 4 टॉपिक हम इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये जो पार्ट है ऑलमोस्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आएगा। हम अभी डाईहाइब्रिड क्रॉस की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं। तो 1 बाय 1 इनको डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस। अपना जो फर्स्ट है दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? ये कहता है आउट ऑफ टू contrasting form that is LE, one will express itself in F1 जनरेशन। उसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। जो अपने आप को शो करेगा वो डोमिनेंट होगा, जो अपने आप को शो नहीं कर पाएगा वो रिसेसिव होगा। इसमें हम एग्जांपल की अगर बात करें तो एग्जांपल हम इसमें ले सकते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। कैसे? हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या किया था, अपने पास क्या कैपिटल टी एक टॉल प्लांट है, उसकी हमने क्रॉसिंग करवाई थी, दैट इज स्मॉल टी जो कि ड्वार्फ प्लांट है। यानी यहाँ पे हमने पेरेंट मान लिया इनको। उसके बाद इसके गैमेट्स बनाऊंगा मैं। गैमेट्स बने यहाँ से बना कैपिटल टी, यहाँ से बना स्मॉल टी। तो अब गैमेट्स बनाने के बाद अब आएगी अपनी F1 जनरेशन में क्या होगा, यहाँ से आएगा कैपिटल टी, यहाँ से आएगा स्मॉल टी। अब देखो यहाँ पे टॉल और ड्वार्फ था, जैसे गैमेट्स बने, गैमेट्स के बाद हमने F1 जनरेशन बनाई, या फिर F1 जनरेशन को मैं हाइब्रिड भी बोल देता हूँ। यानी कि हाइब्रिड में क्या शो हो रहा है, अपने पास जो ऑफस्प्रिंग होगा फिर हाइब्रिड बनेगा वो टॉल शो होगा। कैसे? टॉल और ड्वार्फ, यानी कि टॉल यहाँ पे ड्वार्फ पे डोमिनेंट हो चुका है और टॉल अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट। और जो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा, नहीं कर पा रहा, दैट इज ड्वार्फ। तो ये होगा अपना लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसके बाद अब जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो क्या है, यूनिवर्सली नॉट एक्सेप्टेड। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ नहीं है, क्योंकि इसका जो इसने बताया था, इसका फिर एक एक्सेप्शन बना था, उस एक्सेप्शन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जो इसने पॉइंट्स बताए थे वो एप्लीकेबल नहीं हो पाए, इसलिए यूनिवर्सली नॉट एक्सेप्टेड था ये लॉ। इसके बाद एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं कि क्यों यूनिवर्सली या फिर यूनिवर्स ने इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रहा हूँ लॉ ऑफ डोमिनेंस की जगह, दैट इज एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक एक्सेप्शन बना, उस एक्सेप्शन को मैंने नाम दे दिया, दैट इज लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये लॉ हमने दिया
ये एक्सेप्शन बना था, दैट इज लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसमें क्या हुआ था, इसमें मैं बोलूं कि इट इज द अपीयरेंस ऑफ partially phenotype of both the parents when one parent is crossed with another parent। इसमें क्या हुआ कि जब एक पेरेंट को दूसरे पेरेंट से हम क्रॉस करवा रहे हैं तो जहां जो पार्सली फिनोटाइप बनेगा वो किस में बनेगा, अपना F1 जनरेशन के अंदर बनेगा। पार्सली फिनोटाइप का मतलब क्या हुआ कि ना तो टोल अपने आप को डोमिनेंट शो कर पा रहा है, ना ड्वार्फ अपने आप को डोमिनेंट शो कर पा रहा है, ना तो टोल अपने आप को F1 जनरेशन में शो कर पा रहा है, ना ड्वार्फ अपने आप को F1 जनरेशन में शो कर पा रहा है। जैसे कि इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, 4O क्लोक प्लांट। इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा, दैट इज मिराबिलिस जलप्पा, ये इसका साइंटिफिक नेम हो गया। इसमें क्या हुआ, हमने क्रॉसिंग करवाई, एक तो रेड कलर के फ्लावर थे, रेड कलर के जो फ्लावर थे उसके हमने क्रॉसिंग कराई व्हाइट कलर के फ्लावर के साथ। इसके लिए हमने जीनोटाइप दिया दैट इज कैपिटल आर। इसके लिए हमने जीनोटाइप दिया स्मॉल आर। अब यहाँ से अगर मैं गैमेट्स बनाऊंगा तो गैमेट्स मेरे बनेंगे यहाँ से आया कैपिटल आर, यहाँ से आया स्मॉल आर। अब मेरे को F1 जनरेशन बनानी है तो F1 जनरेशन में क्या हुआ, यहाँ से आया कैपिटल आर, यहाँ से आया स्मॉल आर। अब अगर हम देखें यहाँ से तो इसका रिजल्ट जो F1 जनरेशन में है वो कहीं ना कहीं मोनोहाइब्रिड क्रॉस से क्या हो रहा है, सिमिलर हो रहा है। तो लेकिन यहाँ पे देखेंगे अकॉर्डिंग टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस या फिर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, यहाँ पे F1 जनरेशन में रेड कलर आना था फ्लावर का, लेकिन यहाँ पे रेड की बजाय रेड कलर नहीं आया, यहाँ पे रेड की बजाय पिंक कलर आया। यानी कि मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ना तो रेड अपने आप को F1 जनरेशन में शो कर पा रहा है, ना व्हाइट अपने आप को F1 जनरेशन में शो कर पा रहा है। तो इसलिए क्या बोला है, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और लॉ ऑफ डोमिनेंस को इसलिए यूनिवर्स में एक्सेप्ट नहीं किया गया। और एक एग्जांपल दे रखा है लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस का प्लस 2 के एनसीईआरटी में, दैट इज स्नैपड्रैगन प्लांट। उसके बाद सेकंड अपना दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जो सेकंड लॉ होगा अपना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको हम लॉ ऑफ सेपरेशन भी बोल देते हैं, यानी कि अलग अलग होना, सेपरेशन का मतलब। तो इसमें क्या होगा कि इन ए यूनियन ऑफ गैमेट्स इन हाइब्रिड या फिर F1 जनरेशन still remains together do not mix up or alter with each other until gametogenesis। फिर इस पॉइंट को नेक्स्ट पॉइंट बना लेते हैं, इसको यहीं पे मैं खत्म कर देता हूँ। देखो जब एक यूनियन ऑफ गैमेट्स होगा, कब, जब एक हाइब्रिड बनेगा या फिर F1 जनरेशन बनेगा, वो एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होंगे, फिर एक दूसरे के साथ चेंज नहीं होंगे,
बट सेग्रीगेट या फिर सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। जब गैमेट फॉर्मेशन होगी उस टाइम पे वो सेग्रीगेट हो जाएंगे या फिर अलग अलग हो जाएंगे। इसको हम एग्जांपल की फॉर्म में समझ रहे हैं तो अब ज्यादा समझ आएगा। एग्जांपल सपोज कि हमने वही उठा लिया, टॉल प्लांट है, क्रॉसिंग कर रहे हैं उसकी ड्वार्फ प्लांट के साथ, दैट इज पेरेंट। उसके बाद गैमेट बना, यहाँ से कैपिटल टी, यहाँ से स्मॉल टी। उसके बाद F1 जनरेशन आई, F1 जनरेशन में कैपिटल टी यहाँ से आया, स्मॉल टी यहाँ से आया। अब देखो जो F1 जनरेशन बनी है इसमें क्या, यहाँ से जो एलील आया और यहाँ से एलील आया, ये दोनों इकट्ठे हैं ना, तो ये इसके साथ मिक्स हो रहा ना ये इसके साथ मिक्स हो रहा है। लेकिन जब यहाँ से गैमेट फॉर्मेशन होगी या फिर यहाँ से जब गैमेट्स बनेंगे, गैमेट फॉर्मेशन होगी, तो क्या होगा, जो एक एलील है और ये दूसरा एलील है, दैट इज स्मॉल टी, ये तो चला जाएगा एक गैमेट के अंदर, गैमेट एक, और ये चला जाएगा अनदर गैमेट के अंदर। अनदर गैमेट को मैंने बोल दिया सेकंड गैमेट। इसलिए मैंने बोला है कि देखो यूनियन ऑफ गैमेट्स इन हाइब्रिड, गैमेट्स क्या हाइब्रिड बना लिया, F1 जनरेशन बन गया, वो एक दूसरे के साथ रहेंगे ना, तो ये इसको चेंज करेगा ना ये इसको चेंज करेगा, बट जब गैमेट फॉर्मेशन होगी ये एक अलग गैमेट में चला जाएगा, ये एक अलग गैमेट में चला जाएगा। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ है, इसको यूनिवर्स में माना गया था क्योंकि एक्चुअल में ऐसा हुआ है। जब हम ह्यूमन बीइंग के अंदर पढ़ रहे हैं गैमेटोजेनेसिस को, तो ऐसा देखने को मिलता है। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं, एक इन्हीं से मिलता जुलता टॉपिक है, दैट इज कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब है एक साथ, या फिर मैं बोलूं इट इज द अपीयरेंस ऑफ पेरेंटल फिनोटाइप, appearance of parental phenotype in F1 generation, appearance of parental phenotype in F1 generation when one parent is crossed with another parent। ये ऐसा कह रहा है कि जब एक पेरेंट को दूसरे पेरेंट के साथ क्रॉस करवा रहे हैं तो जो F1 जनरेशन आएगी उसमें दोनों टाइप के एलील्स हमें देखने को मिलेंगे, तो उसको हम कोडोमिनेंस बोल रहे हैं। कैसे, इसका एग्जांपल हम लेंगे ABO ब्लड ग्रुप, इसका एग्जांपल लेंगे। इसको हम समझ रहे हैं डिटेल में, तब जाके कोडोमिनेंस क्लियर होगा। ये हम डेफिनेशन कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं इसकी। तो ABO ब्लड ग्रुप का एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे कि सबको पता है कि ब्लड ग्रुप A हो सकता है, B हो सकता है, AB हो सकता है और O हो सकता है। तो यहाँ से हमें कोडोमिनेंस को शो करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने मान लिया एलील 1 है, यहाँ पे मैंने मान लिया एलील 2 है, और यहाँ पे मैं बता दूंगा उसका जीनोटाइप, और जीनोटाइप से हम उसका निकाल सकते हैं दैट इज ब्लड ग्रुप। कैसे, सपोज कि अपने पास अगर ब्लड ग्रुप A है और इसका भी ब्लड ग्रुप A है, तो जीनोटाइप यहाँ पे बनेगा IA, तो ब्लड ग्रुप हुआ A। अगर एलील फर्स्ट का ब्लड ग्रुप A है और एलील सेकंड का ब्लड ग्रुप B है, तो इसका जीनोटाइप क्या बनेगा IAIB, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या बनेगा दैट इज AB। अगर अपने पास एलील फर्स्ट का जो ब्लड ग्रुप वो IA ही है, लेकिन इसके पास I का मतलब ब्लड ग्रुप इसका O है, तो यहाँ पे जीनोटाइप क्या आया दैट इज IAI, यानी कि जो A ब्लड ग्रुप है वो O पे क्या हो रहा है, डोमिनेंट हो रहा है, तो ये भी क्या करेगा A ब्लड ग्रुप शो करेगा। ऐसे ही अगर इस एलील का ब्लड ग्रुप B है
और इसका ब्लड ग्रुप ए है, तो यहाँ पे पहले हम बी का केस ले लेते हैं, इसका भी बी है, इसका भी बी है, तो यहाँ पे जीनोटाइप बना IB, तो ब्लड ग्रुप बना बी। अगर इसका ब्लड ग्रुप बी है और इसका ब्लड ग्रुप ए है, तो इसका जो जीनोटाइप बना दैट इज IB, यानी कि ये भी क्या करेगा, AB ब्लड ग्रुप शो करेगा। अब इसका ब्लड ग्रुप बी है, इसका ब्लड ग्रुप I है, तो ये जीनोटाइप शो करेगा दैट इज IBI, और इसका ब्लड ग्रुप हुआ बी, क्योंकि बी डोमिनेंट हो चुका है O पे। ये रिसेसिव एलील है। अब देखो इसका भी रिसेसिव एलील है, इसका भी रिसेसिव एलील है, दोनों के जो रिसेसिव एलील है कुछ इस टाइप से उसका जीनोटाइप आया, यानी कि यहाँ पे इसका ब्लड ग्रुप होगा O। अब यहाँ पे देखेंगे एलील फर्स्ट किसको माना हमने कि ये तो एक पेरेंट है, एलील सेकंड को हमने माना पेरेंट नंबर सेकंड। इन दोनों की क्रॉसिंग करवाएंगे तभी तो ऑफस्प्रिंग बनेगा। अगर इसका ब्लड ग्रुप ए है, यहाँ पे देखो एक बार, इसका ब्लड ग्रुप ए है और इसका ब्लड ग्रुप बी है, यानी कि ए भी अपने आप को शो कर पा रहा है, बी भी अपने आप को शो कर पा रहा है, दैट इज कोडोमिनेंस, तो ब्लड ग्रुप आया ए बी। सिमिलर इसका ब्लड ग्रुप पेरेंट 1 का ब्लड ग्रुप बी है और पेरेंट 2 का ब्लड ग्रुप ए है, तो ऐसे ही दोनों अपने आप को शो कर पा रहे हैं, उनका जीनोटाइप क्या बना है IB, तो इसका ब्लड ग्रुप हुआ AB। तो आई होप तुम्हें यहाँ तक टॉपिक समझ आया, और यहाँ तक मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो भी एक लेक्चर और बनेगा इसके, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अभी डाइहाइब्रिड क्रॉस हमने स्टार्ट नहीं किया।